बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाजरीन, मोहसन पाकिस्तान जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब से जब मेरी मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने मेरा दिल चीर के रख दिया। मुझे बहुत दुख भी हुआ, बहुत कुछ सोचने पे मैं मजबूर भी हुआ, और वो बात आप लोगों से भी शेयर करना चाहूँगा, और फिर आप अपनी राय बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब से न्याज़मंदी का ताल्लुक़ तो काफ़ी अरसे से था, लेकिन मुलाकात जो है वो तकरीबन 13-14 माह कबल हुई जब मैं पाकिस्तान गया। उन्होंने बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त से हमें बुलाया और अपनी अहलिया से भी मिलवाया। मैं अपनी फ़ैमिली के साथ उनके घर गया था और हमारी काफ़ी तफसीली मुलाकात हुई। बहुत से मौज़ूआत पे उन्होंने बातचीत की। डॉक्टर साहब ने हमेशा मोहब्बत और शफ़क़त की है, और मैं बल्कि उनका इस मौके पे शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि मेरी जो किताबें हैं उन पे उन्होंने बहुत अच्छे कॉलम्स और रिव्यू लिखे। सबक आमोज़ कहानियाँ जब नेशनल बुक फाउंडेशन से शाया हुई तो डॉक्टर साहब ने रोज़नामा जंग के अदारती सफ़ा पे उस पर बहुत अच्छा कॉलम लिखा, और द न्यूज़ में भी लिखा जब उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन डिलाइटफुल स्टोरीज़ फॉर द चिल्ड्रन जब शाया हुई। बल्कि उनके द न्यूज़ में छपने वाले कॉलम की वजह से यहीं स्वीडन में ही अरब ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले एक स्कॉलर हैं, उन्होंने नेट पे कहीं पढ़ा और उन्होंने मुझे तलाश करके मेरे साथ रब्ता किया, और उन्होंने कहा जी कि हम इस किताब की अरबी में ट्रांसलेशन करते हैं। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब की वजह से वो किताब जो है वो अरबी ज़बान में भी तर्जमा होकर शाया हुई है, जिसका क्रेडिट डॉक्टर साहब को जाता है। इसी तरह फिर जब मेरी दूसरी किताब सबक आमोज़ कहानियाँ नंबर 2 शाया हुई, उस पर भी उन्होंने बहुत अच्छा कॉलम जंग के अदारती सफ़ा पे लिखा, और बल्कि अफ़कार ताज़ा पे भी उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो रिव्यू रोज़नामा जंग के अदारती सफ़ा पे उन्होंने लिखा। मैं इसके लिए उनका बेहद ममनून हूँ। तो मुलाकात में उन्होंने हमें वो सारी तफसील बताई कि वो कैसे जो है वो हॉलैंड में थे जब भारत ने एटमी धमाका किया, और उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान अगर एटमी क़ुव्वत नहीं बनेगा तो पाकिस्तान का शायद जो है वो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने वो पूरी तफसील बताई। आप लोग शायद कुछ जानते भी होंगे, और कुछ उन्होंने अपनी ये किताब जो दास्तान अज़म है, जो उन्होंने मुझे अपने दस्तखत के साथ अनायत की, इसमें उन्होंने पूरा जो है वो लिखा है। और उन्होंने वो बताया कि जब उन्होंने भुट्टो साहब को ये सारा बताया कि वो किस तरह से वो काम कर सकते हैं, तो इब्तिदा में वो मुलाकात करके वापस आ गए। फिर जब दोबारा गए तो भुट्टो साहब ने कहा जी कि आप जो है यहाँ तशरीफ़ ले आएँ और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में आप काम करें। तो डॉक्टर साहब ने कहा जी कि चूँकि मेरी अहलिया का ताल्लुक़ भी हॉलैंड से है और मैं वहाँ पे एक अच्छी पोजीशन पे काम कर रहा हूँ, तो शायद मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं पाकिस्तान आऊँ। लेकिन जब भुट्टो साहब का काफ़ी असरार हुआ, बल्कि वो कहते हैं कि वो थोड़े गुस्से में भी आ गए कि ठीक है आप अपना काम करें, मुल्क की किसी को परवाह नहीं है। शायद भुट्टो साहब ने उनको जज्बाती तौर पे भी इस काम के लिए कायल किया। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब फरमाते हैं कि फिर मैंने कहा जी कि ठीक है मैं अपनी अहलिया से मशवरा करके आपको बताऊँगा कि मैं पाकिस्तान आ के काम कर सकता हूँ या नहीं। तो डॉक्टर साहब ने जब अपनी अहलिया से बात की तो इब्तिदा में तो उनकी अहलिया ने कहा जी कि आप यहाँ पे एक अच्छे जॉब पे हैं, मेरा ताल्लुक़ भी हॉलैंड से है, तो आप पाकिस्तान शिफ्ट आपको नहीं होना चाहिए, यहाँ से रह के आप जो उनके लिए कुछ कर सकते हैं हम करें। लेकिन जब डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब का इसरार बढ़ा और उन्होंने अपनी अहलिया को कायल करने की कोशिश की कि किस तरह से उनका वहाँ जाना ज़रूरी है, तो कहते हैं कि फिर मेरी अहलिया ने मुझे इजाज़त दे दी कि ठीक है हम पाकिस्तान चले आते हैं। और फिर डॉक्टर साहब पाकिस्तान आए, और फिर आके वो इस एटमी प्रोग्राम के लिए उन्होंने जो है वो जो उनकी खिदमत हैं वो एक तारीख़ का हिस्सा हैं। उसमें उन्होंने डॉक्टर साहब ने पूरी तफसील बताई कि क्या कौन कौन से मराहल थे। फिर उस ज़माने में वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल इम्तियाज़ थे, वो कहते थे जी वो उनका बराह रास्त मेरे साथ रब्ता था और वो बहुत इस मामले में मावन हुए। और इस तरह उन्होंने बाकी अदवार में भी जो पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है उसके बताया कि किस तरह से वो चलता रहा। और फिर वो वक्त आया कि जब 6 अप्रैल 1998 को पाकिस्तान ने गौरी मिसाइल टेस्ट किया, और इसी तरह 28 मई 1998 को पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बना। तो ये डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का जो इसमें किरदार है वो कलीदी नौइयत का, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। ज़ाहिर इसमें और भी बहुत से लोग शामिल हैं, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का जो है वो बुनियादी किरदार है, इसीलिए उनको मोहसिन पाकिस्तान कहा जाता है। लेकिन अलमिया जो है वो उस वक्त शुरू हुआ कि जब मुशर्रफ के दौर में जो डॉक्टर साहब पे जो पाबंदियाँ आयद की गई
جو اب تک جاری ہیں، اور پاکستان کی عدلیہ باقی معاملات میں تو بڑی جلدی فیصلے کرتی ہے، لیکن ان کی پٹیشن ابھی بھی ان کے پاس ہے، وہ ان پہ نقل و حمل کی پابندی ہے، اور جس ماحول میں ڈاکٹر صاحب رہ رہے ہیں، جس دباؤ کا وہ شکار ہیں، یہ ایک کوئی بھی محب وطن پاکستانی جو ہے اس پہ تشویش کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور وہ جو میں بات کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے جب بتایا کہ میں نے پاکستان آنے کا جب فیصلہ کیا، میری اہلیہ نے مجھے اجازت دے دی کہ ہمیں پاکستان جانا چاہیے، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب اب مجھ پہ پابندیاں عائد کی گئی ہیں، اور مشرف دور سے لے کے اب تک وہ جو سلسلہ جاری ہے، جس طرح سے مجھے پریشرائز کیا گیا ہے، اور جس طرح سے ایک لحاظ سے میں ایک مکان میں مقید ہوں، تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا تھا اور میری اہلیہ سے بات ہو رہی تھی، تو میری اہلیہ کہتی ہیں کہ کاش میں آپ کو اس وقت جو ہے وہ پاکستان آنے کی اجازت نہ دیتی، آپ نہ پاکستان آتے اور نہ ہمیں یہ دن دیکھنا پڑتے۔ تو یقین کریں کہ جب ڈاکٹر صاحب نے یہ الفاظ کہے، جس وہ درد کے لہجے میں وہ بات کر رہے تھے، اور ان کے چہرے کو میں دیکھ رہا تھا، اور ان کے الفاظ جب میں نے سنے، تو میرا دل جو ہے وہ زخمی ہو گیا، اور خون کے آنسو رویا کہ ہم اپنے محسنوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ شاید ہم محسن کش قوم ہیں۔ ہم نے محمد بن قاسم جو ہمارا ہیرو ہے، جس نے سندھ کو فتح کیا، مسلمان خلیفہ کے حکم پہ اس کو پھانسی دی گئی۔ موسیٰ بن نصیر جس نے اسپین کو فتح کیا، ہم نے اس کو بے توقیر اور اس کو سزائیں دی۔ ابن رشد جو دنیا فلسفہ کا بہت بڑا فلسفی اور سائنسدان ہے، اس کو ہم نے بے توقیر کیا، اور ایک لمبی فہرست ہے کہ ہم اپنے محسنوں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتے ہیں، لیکن غداروں کو شاید ہم نوازتے ہیں۔ پاکستان دو لخت ہوا، لیکن کسی ایک شخص کو سزا دینا تو دور کی بات ہے، اس کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔ اور یحییٰ خان جو پاکستان توڑتے کے وقت جو ہے وہ پاکستان کا صدر تھا، اس کو موت کے بعد جو ہے وہ تمام تر جو ہے وہ قومی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں، وہ یقیناً میرا دل انہوں نے چیر کے رکھ دیا۔ ڈاکٹر صاحب سے اور بھی موضوعات پہ باتیں ہوئیں، وہ سویڈن بھی آئے تھے، اور سویڈن کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی یادیں تازہ کی، وہ آپ کو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ضرور اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ اور اختتام جو میں اس بات کا کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کی جو یہ کتاب ہے داستان عظم، اس کے آغاز میں انہوں نے 3 اشعار لکھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی درد میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان کو پڑھتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اپنی رائے آپ اس ویڈیو لنک پہ ضرور دیجئے۔ ڈاکٹر صاحب نے جو 3 اشعار لکھے ہیں وہ کچھ یوں ہیں: اس ملک بے مثال میں ایک مجھ کو چھوڑ کر، اس ملک بے مثال میں ایک مجھ کو چھوڑ کر، ہر شخص بے مثال ہے اور با کمال ہے۔ ہمارے ذکر سے خالی نہ ہوگی بزم کوئی۔ بالکل آپ نے ڈاکٹر صاحب درست کہا کہ ہمارے ذکر سے خالی نہ ہوگی بزم کوئی، ہم اپنے کام کی عظمت وہ چھوڑے جاتے ہیں۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا ہے، اب سوچئے دل تھام کے، کہ گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر، گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے۔